अब देखते हैं हम प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। अच्छा, अपवर्तन मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं हम, है ना। अपवर्तन इससे पहले भी हम समझ चुके। कहाँ समझे भाई? पिछले चैप्टर में समझे थे। हमारे पास में कांच का स्लेब था, और कांच का स्लेब किस प्रकार से होता है? घनाभ के आकार का होता है, ठीक है ना। इसके सभी पृष्ठ कैसे है? आयताकार है। देखिए सभी पृष्ठ कैसे दिखाई दे रहे हैं? आयताकार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या प्रयोग किया था पिछले चैप्टर में? हमने ये देखा था कि जब प्रकाश किरण इस कांच के स्लेब में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वायु माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कांच माध्यम में प्रवेश करती है, कहने का मतलब वायु मतलब विरल, कांच मतलब सघन हो गया। वायु की अपेक्षा कांच क्या है? अधिक सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जैसे ही सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगी या निर्गत करेगी हम बोल सकते, तो वहां पर पुनः वो क्या होगी? अभिलंब से परे हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा। पहले तो हम पिछला प्रयोग देखें और फिर उसके आधार पर हम यहाँ पर नई एक्टिविटी को देखते हैं। देखना, हमारे पास में ये कांच का स्लेब था, इस प्रकार से कांच का स्लेब था, और इस कांच के स्लेब में हमने क्या किया? एक प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित कराई, एक अभिलंब बना दिया, और एक निश्चित कोण से हमने इस प्रकार से आपतन कोण लिया, और आपतन कोण आई से यहाँ पर प्रकाश किरण इसमें प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। तो इसको कोण आर से हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और जैसे ही यह ये क्या है? विरल माध्यम है, विरल मतलब वायु, ठीक है। और ये क्या है? सघन माध्यम है, सघन मतलब यहाँ पर क्या? कांच का स्लेब क्या है? वायु की अपेक्षा अधिक सघन है। अगर यहाँ पर हम अभिलंब को इस प्रकार से दर्शाए तो अभिलंब से जैसे ही बाहर निकलेगी तो क्या होगी? अपतन के पश्चात या निर्गत किरण क्या हो जाएगी? यहाँ पर अभिलंब से और परे हो जाएगी। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से और एक बार, जब भी विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए इसने जाना था कैसे? इस प्रकार से सीधा जाना था, इस प्रकार से सीधा निकलना था, लेकिन सीधी न निकल के क्या हुई? वो अभिलंब की ओर मुड़ गई, और इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ गई। ऐसा जाना था उसने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में जब अंदर अभिलंब की ओर मुड़ी, जब जैसी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाने लगी तो अभिलंब से परे हो गई। और वास्तव में देखा जाए तो इसको अगर हम आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें क्या होती है? इसमें समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है? यहाँ पर समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? ये जो प्रकाश किरण है अगर हम इसको पी क्यू से प्रदर्शित करें तो पी क्यू क्या हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी। क्यू आर क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। मतलब अंदर क्या हो रहा? सघन माध्यम में अपवर्तन हो रहा। और इसी प्रकार से आर एस से अगर इसको प्रदर्शित करें तो आर एस क्या हो जाएगी? निर्गत किरण यहाँ पर कहलाएगी। तो नाम से क्लियर है, आपतन, अपवर्तन और निर्गत। बाहर निकल गई ना तो निर्गत। हम बोलते हैं ना कि किसी के घर में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं या किसी घर में क्यों हम हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आपतित हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं अंदर। और जब घर में अंदर बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? अपवर्तन है, मतलब हम हमारे घर के अंदर है। और जब घर से बाहर निकल जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हम घर से निर्गत हो चुके हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है। सेम इसी प्रकार से ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, और ये क्या कहलाएगा? इसका निर्गत कोण कहलाएगा। तो ये बातें हम पहले समझ चुके। सेम यही एक्सपेरिमेंट फिर से हम दोहराते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कांच के स्लेब में न दोहरा कर अब हम उसको दूसरे तरीके से करते हैं। और हमारे पास में कांच का प्रिज्म है। देखिए पहली बात तो इसकी क्या विशेषता है ये समझ लेते हैं हम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से एक प्रिज्म है। इसको प्रिज्म बोला जाता है, कांच का बना होता है, ठीक है। ये साधारण कांच का बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है। ये वाला जो एक पृष्ठ है ना, इसमें 5 पृष्ठ है टोटल, ठीक है।
और कैसे है तो अभी देखेंगे हम। ये वाला जो पृष्ठ है ये त्रिभुजाकार है, इसके जस्ट पीछे वाला पृष्ठ देखिए, ये वाला भी पृष्ठ क्या है, त्रिभुजाकार है। कुल मिला के ये दोनों त्रिभुज क्या है, आमने सामने समांतर है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास में जो प्रिज्म है ये क्या समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा मुझे। समबाहु मतलब इसकी जो सारी भुजाएं है, मैंने माप के भी देखा, इसको समबाहु त्रिभुज था ये, ठीक है ना। सारी भुजाएं क्या है इसकी, बराबर बराबर की भुजाएं है। इसके सारे जो कोण है वो कितने कितने डिग्री के हो गए। जब समबाहु त्रिभुज है तो हमें मालूम है, हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, ये क्या हो गए 60-60 डिग्री के इसके कोण हो गए, ठीक है ना। 60-60-60 180। सेम इसी प्रकार से इधर भी रहेगा। अच्छा, अब इसके बगल वाले पृष्ठ की बात करते हैं। देखिए मैं प्रिज्म को ऐसा पकड़ रहा हूं, आपको एक आयत दिखाई दे रहा होगा, है ना, आयताकार पृष्ठ दिखाई दे रहा। इसको और घुमाओ तो फिर आयत दिखाई दे रहा, फिर और घुमाओ तो फिर आयत दिखाई दे रहा। कहने का मतलब 3 पृष्ठ क्या है, 3 आयताकार पृष्ठ को जोड़ दिया गया है, तो इधर त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज ऊपर नीचे, और इधर आयताकार पृष्ठ बन गया। क्लियर, सिंपल सी बात है। जैसा हमने प्रयोग यहाँ पर किया, सेम प्रयोग हम यहाँ पर दोहराना चाह रहे हैं, और वो काय के लिए दोहराना चाह रहे हैं, प्रिज्म के लिए दोहराना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें तरीका क्या रहेगा, ये जो त्रिभुजाकार भाग है, देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में इस प्रकार से एक पृष्ठ है, तो त्रिभुजाकार भाग को क्या करूँगा, मैं नीचे की ओर रखूँगा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि त्रिभुजाकार भाग को क्या किया मैंने, नीचे की ओर इस प्रकार से रखा। इसका जो ये चतुर्भुज वाला भाग है, इस चतुर्भुज वाले भाग को क्या करूँगा, मैं अपने इधर रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज वाले भाग को मैं अपने ओर इस प्रकार से रखूँगा। हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ से एक निश्चित कोण का हम क्या करेंगे, इसमें प्रकाश किरण प्रवेश करेंगे, और तो यहाँ से क्या होगी, वो प्रकाश किरण निर्गत होगी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और उसके द्वारा यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के द्वारा हम क्या पाते हैं। अब यह समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास में एक प्रिज्म है। देखेंगे हमारे पास में एक प्रिज्म है, और हमें ये देखना है कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। अभी तक हमने जो कांच के स्लिप में अपवर्तन देखा, अब हम प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, तो हमारे पास में एक जो ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। मेरे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं था, तो मैंने नॉर्मल बोर्ड के ऊपर थर्माकोल लगा दिया, तो ये ड्राइंग बोर्ड की तरह काम करेगा। हमारे पास में एक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज, और इस प्रकार से मेरे पास में एक ब्लैंक पेज है, यहाँ रख दिया, और 4 ड्राइंग पिन से हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर को फिक्स कर देते हैं। यदि हमारे पास ड्राइंग पिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम टेप वगैरह से या इस प्रकार से जो सेलो टेप वगैरह होता है उससे हम इसको फिक्स कर देंगे। इसका काम केवल ये है कि पेपर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें यह पेज हिलना नहीं चाहिए। अब यह प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रिज्म को किस प्रकार से रखें। मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर इस साइड में बैठा हूँ, तो ये वाली जो सतह है ये हमारी ओर होना चाहिए, ठीक है। और एक चतुर्भुज हमारी ओर होना चाहिए, और बाकी एक चतुर्भुज इधर है, एक चतुर्भुज इधर है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज का आधार ये है, और एक त्रिभुज ऊपर दिखाई दे रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर इसको रखते हैं प्रिज्म को, तो इसकी आउटलाइन बना देते हैं। आउटलाइन बना देते मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये आउटलाइन बनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो प्रिज्म अगर हिल भी जाए तो हमें पता चले कि हमने प्रिज्म जो रखा था वो कहाँ पर रखा था, है ना। जब तक इसकी पोजीशन नहीं बनाएंगे तब तक ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाएंगे हम। तो हमारे पास में ये पेंसिल की जगह मैं ये पेन मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद में हमें इस प्रकार से पिनों की आवश्यकता होगी। आप नॉर्मल भी पिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कलरफुल इसलिए लिए मैंने पिन, ताकि जो अपवर्तन हो रहा हो स्पष्ट दिखे। इसमें से मैं 4 पिनें निकाल देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 हो गई और ये 4। इस प्रकार से मैंने क्या किया, 4 पिन इसमें से निकाल दी। अब हम यहाँ पर एक पिन, ये जो इसकी एक सतह की ओर तो मैं बैठा हूँ, और दूसरी मतलब ये चतुर्भुज की ओर मैं बैठा हूँ। एक चतुर्भुज या आयत बोल सकते इसको, इसकी ओर एक पृष्ठ इधर है और एक पृष्ठ इधर है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ,
और इसको हटाने के बाद यहाँ पर हम क्या करते, एक लंब बनाते। कहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं हम, इस पॉइंट इस सतह पर, और यहाँ पर एक लंब बना देते हैं। और लंब किससे बना सकते हैं, हमारे पास में जो डी है, डी से बना सकते हैं, या जिसको चांदा बोला जाता है, या सेट स्क्वायर से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले मैं लंब बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रयोग को स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास में बहुत बड़ा डी बना है मेरे पास में, है ना, ये जैसा कि मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। तो इस डी के द्वारा भी आपके पास कंपास में छोटा डी होगा, उसके द्वारा भी आप लंब डाल सकते हैं, या इससे भी डाल सकते हैं। इससे सेट स्क्वायर जो है, सेट स्क्वायर से लंब डालना बड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है, ये जो इसका कोण होता है 90 अंश का होता है, और जो सेकंड पार्ट है सेट स्क्वायर का, ये भी 90 अंश का होता है। तो इससे लंब डालना बिल्कुल आसान है। अभी आप देखेंगे कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर लंब खींचता हूँ। हालांकि आपके पास में क्या है, डी मतलब सेट स्क्वायर छोटा होता है, और मैं यहाँ पर प्रयोग भी क्या है, एक छोटा सा छोटे छोटे उपकरण लेके प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप छोटे डी से इस प्रकार से सेट स्क्वायर से लंब डाल सकते हैं। लंब डालने का मतलब ये, जब 90 अंश का कोण है तो इसका आधार मैंने इस त्रिभुज मतलब अपने प्रिज्म के आधार से जोड़ दिया, इसकी भुजा से, और इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया, और इसको आगे की ओर भी बढ़ा देता हूँ, ताकि हमें पता चले ये जो प्रयोग है हमें इस लंब से ही शुरुआत करना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको लंब बना दिया। अभिलंब जिसको बोला जाता है, अभिलंब और लंब एक ही बात है। अभिलंब का मतलब क्या है, 90 अंश का। अब मैं प्रिज्म को अपनी स्थिति पर रख देता हूँ, और एक काम कर सकते हैं हम, जो इसका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर मैं एक पिन इस प्रकार से लगा देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पिन क्या है, सीधी लगना चाहिए। इसी प्रकार से, और ये अभिलंब हो गया, और ये प्रिज्म की सतह हो गई, दोनों के बीच में और एक पिन लगा देता हूँ। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक कोण बने, ठीक है, इस प्रकार से एक कोण बने, तो ऐसी एक पिन हम यहाँ पर लगा देते हैं। आप चाहे तो एक पहले लाइन भी खींच सकते हैं, एक कोण बना सकते हैं। और अब इस प्रिज्म को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अगर हम प्रिज्म से सटाकर अगर वो पिन लगाते हैं तो थोड़ा सा देखने में हमें सुविधा जाएगी। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस सतह पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही, दोनों पिनों को अगर मिलाया जाए तो इस दोनों पिनों को मिलाने के बाद में प्रकाश किरण क्या हो रही है, यहाँ पर आपतित हो रही है। अच्छा, अब अपवर्तित किधर होना चाहिए, जब इस पृष्ठ से आपतित हो रही तो क्लियर सी बात है कि अपवर्तन इस पृष्ठ से होना चाहिए, क्योंकि ये तो पृष्ठ हमारी ओर है ना। प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही है, चूंकि ये विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। वायु की अपेक्षा कांच हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि कांच क्या होता है, वायु की अपेक्षा सघन माध्यम होता है। तो अभी ये क्या हो रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश किरण, और इसमें प्रवेश करने के बाद में बाहर भी निकलेगी, फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगी। तो हम इसे दूसरे व्यू से देखते, इस पृष्ठ से देखते कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश किरण निकलते हुए प्रतीत हो रही है। इस पृष्ठ से देखेंगे, यहाँ पर एक पृष्ठ दिखाई दे रहा, और इस पृष्ठ से आप देखेंगे कि आपको दो पिनें दिखाई दे रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये दोनों पिनों के सीध में मिलाते हुए तीसरी पिन लगा रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली ऐसा करेंगे कि ये तीनों पिन क्या है, एक दूसरे से मिल जाए। तो अभी तीसरी पिन मिल गई, आप चाहो तो चौथी भी पिन, चाहो तो नहीं, चौथी पिन तो मिलाना ही है, तब तो हम इधर से एक लाइन खींच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक चौथी पिन आप चाहो तो इसके पृष्ठ से भी मिला सकते, ताकि लेकिन पृष्ठ से अगर मैं मिलाऊंगा तो प्रिज्म के हिलने की संभावना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पिन को देखिए, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली ऐसा लगना चाहिए आपको कि चारों पिन एक सीध में है। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि इधर वाली दो पिन और दो पिन इधर वाली, चारों एक लाइन में दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते, इस प्रिज्म को हटा देते, इस प्रिज्म को हटा देते, और हटाने के बाद ये जो पिनें निकाल रही थी लगी थी, एक एक पिन को निकालते जाते हैं और यहाँ एक सर्कल बनाते हुए चलते। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल इस प्रकार से सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभिलंब मतलब आपतन बिंदु था, ये यहाँ पर हम इस प्रकार से सर्कल लगा देते हैं।
सर्कल लगाने के बाद में इन पिनों को मिलाते हुए चलते। देखिए ये दोनों पिनों को मिलाएंगे तो एक हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। देखिए इसमें एक्यूरेसी का मतलब ये है, अभी यहाँ पर देखना, ये इस प्रकार से दोनों को मिला दिया तो एक हमें एक प्रकाश किरण प्राप्त हुई। इस प्रकार से एक प्रकाश किरण इधर से प्राप्त हुई, ठीक है, जो हमने इधर वाली पीने लगाई थी इस साइड वाली। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपने जैसा हमने अभी बोर्ड पर बताया था ना, सेम वही सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। मज़ा आ रहा है ना, सेम वही सिचुएशन बन रही है। और ये यहाँ पर भी हम इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा पहले तो हम ये समझेंगे थोड़ा सा, फिर इस एक्सपेरिमेंट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने जब यहाँ पर पिन लगाई थी तो यहाँ से कोई एक प्रकाश किरण आपतित हुई होगी, और चूंकि ये प्रिज्म है, यहाँ पर मैंने इस प्रिज्म को रखा था, तो प्रिज्म क्या सघन माध्यम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन के पश्चात जब हमने इधर से इन पिनों को देखा, इसका मतलब हमें तो मालूम है ना कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब उस पर से जो प्रकाश किरण आपतित होती है और हमारे दृष्टि पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, निर्गत किरण हो गई। ये पीने हमें दिखाई दे रही थी, मतलब प्रकाश किरण दिखाई दे रही थी, सिंपल सी बात है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण हो गई ये आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये कहलाएगा अपवर्तित। पूरी बात समझ में आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये निर्गत हो गई, बाहर निकल गई, प्रिज्म के बाहर निकल गई तो निर्गत, नाम भी बड़े स्पष्ट है इसके, निर्गत प्रकाश किरण। ये आ रही है इसलिए आपतित, ये अपवर्त हो गई है इसलिए अपवर्तित, ये निर्गत हो गई मतलब बाहर निकल गई इसलिए निर्गत। अच्छा, यहाँ पर जो अभिलंब बना था ये कहलाता आई अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। चाहो तो आप लिख दो, वैसे हमने बोर्ड पर लिख दिया था, अभी सारी चीज़ें समझ लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो आई से प्रदर्शित किया जाता है ये क्या कहलाता, आपतन कोण। अब मज़ेदार बात, फिर से हमें यहाँ पर एक अभिलंब बनाना होगा, और अभिलंब बनाने के लिए वही टेक्निक है हमारे पास में कि हम क्या करते, ये इसका सहारा लेते। ये बहुत बढ़िया हमारे पास में सेट स्क्वायर है। बच्चे जनरली क्या है, ये तो बड़ा अजीब सी बात है, मैं 12th क्लास के भी बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा इसका काम क्या है, तो कई 12th के बच्चे तो ये रिप्लाई देते कि सर ये तो फालतू दे दिया कंपास बॉक्स में, है ना, जबकि आप देख रहे होगे कितना बढ़िया काम है इसका। तो आप इसका ज़रूर यूज़ किया करिए, ये सेट स्क्वायर का, ठीक है ना। ये सेट स्क्वायर इतनी बढ़िया है कि ये लंबवत बनाने के लिए बहुत अच्छा। वैसे क्या है, ये जो अभिलंब है इसलिए इसको डैश डैश से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ये क्या कहलाता है, इसका निर्गत कोण कहलाता है, क्योंकि बाहर निकल गई ना, तो ये निर्गत कोण कहलाता है। अच्छा, ये आपतित किरण आपतित कोण और ये अपवर्तित कोण होगा, और इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, मज़ा आ रहा ना। अब इसका विचलन कोण कितना होगा, कितनी ये जो प्रकाश किरण है कितनी विचलित हुई, कैसे पता चलेगा। इस प्रकाश किरण ने वास्तव में देखा जाए तो इसने सीधा जाना चाहिए। भाई हमें मालूम है ना, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, और भी बहुत सारी इसके गुण हैं, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि जो प्रकाश किरण है ये सीधे मार्ग में गमन करती है। तो भैया ये फिर हट क्यों गई, और हट इसलिए गई क्योंकि जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से की ओर झुक जाती है। देखिए झुक गई ना ये, यहाँ पर ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, देखिए सीधी कहाँ जा रही है, यहाँ झुक गई। अच्छा, जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से परे हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ की अपेक्षा यहाँ का कोण बड़ा है, और ये कहलाता है यहाँ पर विचलन कोण। ये कहलाता है, इसको डी से प्रदर्शित, कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता, लिख ही देता हूँ मैं, विचलन कोण। विचलन, विचलित हो गई इसलिए विचलन कोण, नाम तो बड़े स्पष्ट है भाई इसके, है ना, विचलन कोण। याद रखना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अच्छा मैंने जो डायग्राम बनाया था ये ए बी और ये सी, पहले ए बी पृष्ठ से आपतित हुई, अंदर अपवर्तित हुई प्रकाश किरण, और ए सी पृष्ठ से वो, तो इस प्रकार से हम इस प्रयोग को समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम
इसके बारे में और कुछ जानकारी। तो हमने ओवरऑल ये जो प्रैक्टिकल किया, क्रियाकलाप किया, उसमें हमने क्या पाया ये देखते हैं हम। तो नामांकन किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो प्रकाश किरण पी क्यू है ये क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण। इसके बाद में ये वाली जो किरण कहलाएगी क्यू आर। ये क्या है, किरण की बात कर रहे हैं, प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं। तो किरण जो रहेगी क्यू आर क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाती। अपवर्तित किरण, ठीक। अच्छा, ये अपवर्तित किरण है। इसके बाद में यहाँ से आर एस क्या कहलाएगी, निर्गत किरण कहलाएगी। आर एस निर्गत किरण हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो कोण कहलाएगा पी क्यू एम, कोण पी क्यू एम, और इसको काय से प्रदर्शित कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू आई से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंबक के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण। इसी प्रकार से एम डैश क्यू और आर, या हम बोल सकते हैं कोण आर क्यू और एम डैश इज इक्वल टू क्या, आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसको बोला जाता है अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण। इसी प्रकार से एन आर और एस, कोण एन आर एस, ये क्या कहलाएगा, ई है, ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोला जाता है निर्गत कोण। निर्गत, प्रिज्म के बाहर निकल गया ना, निर्गत कोण। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बोल सकते हैं। अब यहाँ अगर मान लिया जाए जो आपतित प्रकाश किरण है, इसको अगर हम आगे की ओर, सीधा आगे की ओर बढ़ाए, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाए, और जो निर्गत किरण, प्रकाश किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाए हम, यहाँ पर इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाए, तो इसके बीच में जो ये कोण बनेगा इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है और इसको बोला जाता है विचलन कोण। इसको मैं यल नाम दे देता हूँ, यल एम एन ओ नाम दे देता हूँ, यल ओ ई है ना, या यल ओ आर बोल सकते हैं हम। कोण यल ओ आर बराबर से क्या होगा, डी, जिसको क्या बोला जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। अच्छा, ये जो प्रिज्म के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार जो कोण बनेगा, देखिए मैंने प्रिज्म को ऐसा रखा था, इधर से प्रकाश किरण आपतित हुई, इधर से क्या हो गई, निर्गत हुई, तो ये जो सामने वाला कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोण ए को कहा जाता प्रिज्म कोण इसको कहा जाता है। क्लियर। मेरे ख्याल से जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे इसके काम भी है, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही तो आपतित किरण, ये अंदर अपवर्तित हो गई तो अपवर्तित किरण, ये बाहर निकल गई तो निर्गत किरण। ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ के कोण बनेगा तो आपतित कोण। ये अपवर्तन और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा, अपवर्तन कोण। जो ये प्रकाश किरण बाहर निकल गई और अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा वो क्या कहलाएगा, निर्गत कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से निर्गत किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाए और आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए तो इनके बीच का जो कोण कहलाएगा वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाएगा। विचलन कोण से हमें ये पता चल रहा कि प्रकाश किरण इधर जाते जाते कितनी विचलित हो गई, तो हमें ये पता चलेगा कि ये डी कोण के बराबर विचलित यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो ये इस विचलन कोण का मान भी हमें ज्ञात करते आना चाहिए, जैसा कि हमने अभी एक्टिविटी में ज्ञात किया था। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखेंगे हम कि प्रिज्म में अगर कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण में विक्षेपित हो जाती, अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बात हमें मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं हम कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण होता है उसके बारे में हम समझते हैं। देखेंगे कांच के
के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की बात की है। और श्वेत प्रकाश कहाँ से मिलेगा हमें? जो सूर्य से जो प्रकाश हमें आपतित होता है, जो हमें प्राप्त होता है, वो श्वेत प्रकाश होता है। और वहाँ से हम किस प्रकार से प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। श्वेत प्रकाश द्वारा वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये विक्षेपण होता क्या है? विक्षेपण का मतलब ये हुआ कि जो विक्षेपित होना मतलब एक भाग से एक से ज्यादा भागों में टूटना, मतलब अलग अलग बिखर जाना, ठीक है ना। तो उसी को विक्षेपण बोला जाता है। और वर्ण की बात की जाती तो वर्ण मतलब रंग हो गए, तो रंगों का बिखरना, रंगों का विक्षेप होना। और श्वेत प्रकाश द्वारा, और किसमें? कांच के प्रिज्म द्वारा। वही कांच का प्रिज्म जिसका अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी प्रिज्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी मेन बात तो ये है कि ये श्वेत प्रकाश आएगा कहाँ से? अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करना भी चाहेंगे तो श्वेत प्रकाश हमें मिलेगा कहाँ से? तो सूर्य से आपतित प्रकाश किरण। अब एक समस्या है, अगर मान लिया जाए कि ऐसी रफ अगर समझे हम इसको, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण अगर प्रिज्म में से आपतित होता है और अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाता है या विक्षेपित हो जाता है। और विक्षेपण के बाद में अगर हम इसको पर्दे पर देखना भी चाहे तो दिखेगा क्या? ये सूर्य का श्वेत प्रकाश इतना तेज रहेगा और इस तेज प्रकाश में ये वर्ण विक्षेपण वहाँ पर दिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा इस प्रयोग को अलग तरीके से करते हैं। और प्रयोग करने से पहले हम ये समझ ले कि ये जो प्रयोग किया था, सबसे पहले वैज्ञानिक, बड़े पॉपुलर वैज्ञानिक है जिनका नाम बार बार साइंस में आता है, और वो वैज्ञानिक थे न्यूटन, जिन्होंने 1942 से 1727 के बीच में ये प्रयोग किया था। और उन्होंने सबसे पहले वर्ण विक्षेपण किया था श्वेत प्रकाश द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, ठीक है ना। कांच के प्रिज्म लिया था और वहाँ पर किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण किया था, तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने इसका प्रयोग किया था। इस प्रयोग को समझने के लिए बड़ा सिंपल है। पहली बात तो क्या होना चाहिए कि जहाँ पर हम वर्ण विक्षेपण कर रहे हैं वो थोड़ा सा डार्क रूम रहेगा, तो वर्ण विक्षेपण हमें बड़े साफ सुथरा दिखाई देगा। देखेंगे इस प्रकार की सिचुएशन कैसे हम बना सकते हैं। देखिए, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा, आप क्या करेंगे कि एक डार्क रूम सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पर बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं आ रहा। हमारे पास में एक दर्पण है, समतल दर्पण रहेगा। समतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार से एडजस्ट करना है और उसको फिक्स करके रख देना है, ठीक है। तो सूर्य से जो प्रकाश किरण आपतित होगा तो मालूम है ना कि वो परावर्तित भी होगा। तो परावर्तन के पश्चात किसी खिड़की से, खिड़की को खोल के डार्क रूम रहेगा, उस डार्क रूम में उस प्रकाश को पहुंचाना है। तो एक प्रकाश किरण तो नहीं पहुंचेगी वहाँ, तो बहुत एक ग्रुप में प्रकाश पहुंचेगा। तो उस ग्रुप में से, प्रकाश में से हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, और कार्डबोर्ड थोड़ा सा बड़ा कार्डबोर्ड लेंगे, और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छिद्र करेंगे हम, ठीक है। और इससे जो प्रकाश किरण जा रही है, ये कार्डबोर्ड कहाँ पर रखना है हमें? उस अंधेरे कमरे में रखना है। अब जो प्रकाश किरण, सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, श्वेत प्रकाश किरण आ रही है, उससे परावर्तित होकर जो खिड़की से जो प्रकाश किरण यहाँ पर पहुँचेगी इस कार्डबोर्ड पर। लेकिन कार्डबोर्ड से हमें क्या करना है, इधर पूरा प्रकाश नहीं आने देना है, उसको रोकना है। किससे? कार्डबोर्ड से। और उसमें एक छोटा सा एक छिद्र लगाना है, एक स्लाइड लगाना है, स्लाइड भी लगा सकते हैं हम। और स्लाइड लगाने के बाद में एक प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, मतलब एक पतली सी प्रकाश किरण यहाँ से आए, ऐसी व्यवस्था हमें वहाँ पर करना है। जैसे इससे जो प्रकाश किरण आपतित होती है तो हमें क्या करेंगे, जो प्रिज्म, जैसा कि हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया था, पिछला क्रियाकलाप किया था, सेम इसी प्रकार से क्रियाकलाप करना हमें। ये त्रिभुजीय क्षेत्र एक इस प्रकार से नीचे रखेंगे आधार पर, और एक त्रिभुज ऊपर रहेगा। इसका जो एक चतुर्भुज है, मतलब ये आयत वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर हमें इसकी, इस पृष्ठ पर इसकी क्या करना है, इससे जो प्रकाश किरण आपतित होगी उसको इस पर आपतित कराना है। और फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। और वर्ण विक्षेपण के लिए हमें क्या करना है, एक सफ़ेद पेपर लगा सकते, इधर एक स्टैंड से सफ़ेद पेपर लगाएंगे। थोड़ी सी व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से है कि यहाँ पर क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा उधर से, और ये सारी सिचुएशन हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे, लेकिन ये प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। हमने भी ये प्रैक्टिकल करके देखा और बहुत बढ़िया वर्ण विक्षेपण यहाँ पर बनता है, और आपको जरूर करके देखना है। और इसमें सारी चीज़ें घर में मिलने वाली है, केवल इस प्रिज्म को छोड़कर, ठीक है ना।
तो आप सर से बात करके अपने स्कूल से एक प्रिज्म मतलब घर में 2-4 दोस्त मिलके घर में ला सकते हैं और ये प्रयोग घर में बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बस उसके लिए आवश्यक है एक समतल दर्पण, घर में होता ही है, समतल दर्पण निकाल लेना। तो जो इससे जो प्रकाश किरण आपतित होगी तो बहुत सारी प्रकाश पुंज आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे और वहाँ से अंधेरे कमरे में लगाएंगे इस कार्डबोर्ड को, तो पूरा प्रकाश इधर ना आ पाए, तो उसके लिए एक छोटा सा छिद्र करेंगे और वहाँ पर प्रिज्म में इस प्रकार से व्यवस्था कर देंगे। तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना, मैंने भी किया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए जो श्वेत प्रकाश रहता ना, और ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझने का, अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ध्यान से समझने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो घटित होती है और उसका इससे डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, इससे उसका संबंध है। तो देखेंगे हम कि जो हमने श्वेत प्रकाश किरण इस पर आपतित कराई थी, यहाँ पर इस प्रकार से आपतित कराई, तो इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट कराया था हमने श्वेत प्रकाश नहीं लिया था, हमने नॉर्मल प्रकाश लिया था। तो हमें क्या इस प्रकार से प्रकाश किरण विचलित होते हुए हमें दिखाई दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या घटना देखते हैं हम कि जो श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो ये क्या होती है, यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितना मज़ेदार है, 7 रंग अगर आपको जब प्रयोग करेंगे और तब वहाँ पर अगर 7 रंग देखेंगे तो मज़ा आने वाला है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ज़्यादा बना दिया मैंने, 7 रंगों में इस प्रकार से क्या होती है, विभक्त हो जाती है, ठीक है। और इसका ये इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त होना यही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जब ये बाहर की ओर निकलेंगी यानी कि निर्गत होगी प्रकाश किरण, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें इस प्रकार से प्रकाश किरण निर्गत होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्गत होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, जब निर्गत होगी प्रकाश किरण तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पर्दा लगा दिया था। और पर्दा क्या, श्वेत सफ़ेद रंग का पर्दा लगा देना। और उससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका एक वाइट पेपर लगाना, और वाइट पेपर पर बहुत बढ़िया 7 रंगों में विभक्त हमें दिखाई देता है। वास्तव में ये क्या होता है कि ये जो रंग होते हैं तो रंग एग्जैक्टली ऐसा हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर ख़त्म हुई है, ठीक है ना। लेकिन रंग हमें क्लियर अलग अलग स्पष्ट दिखाई देता है। और वो रंगों का भी जो दिखाई देता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। देखना, ला, ना, पी, ह, नी, जा और बै। थोड़ा सा बड़े अक्षर लिख रहा हूँ मैं तो आपको दिखे। और ला, ना, पी, ह, नी, जा, बै, ठीक है ना। तो ये लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा, नीला और जामुनी और बैगनी। तो इस प्रकार से हमें 7 रंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके पूरे नाम लिख देता हूँ मैं। लाल, नारंगी मतलब ऑरेंज कलर का, और पीला, हरा और नीला, जामुनी और बैगनी। और इसका क्रम फिक्स है, बैगनी। अगर ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे तो लाल सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद नारंगी रहेगा, उसके बाद पीला रहेगा, उसके बाद हरा रहेगा, फिर नीला रहेगा, फिर जामुनी रहेगा और फिर बैगनी रहेगा। क्रम फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, और ये पीला हो गया, येलो, ये हरा हो गया, ग्रीन, और इंग्लिश में नाम लिख रहा हूँ मैं। नीला हो गया, ब्लू, और जामुनी हो गया, ये इंडिगो बोला जाएगा इसको, इंडिगो। और इसी प्रकार से बैगनी हो गया जिसको वायलेट बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में रंग प्राप्त हो गए। अगर नीचे से देखेंगे तो बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, ऊपर से नीचे की ओर अगर देखते हैं हम तो क्या दिखेगा, लाना, पी, हनी, जा, बै, ला, ना, पी, ह, नी, जा, बै, ठीक है ना। ऐसा इसको याद रखना आसान है। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता तब से ही याद है ना, सर ने बहुत अच्छे से रटा दिया था, इसको याद रखा दिया था, तो आज तक नहीं भुलाऊँ मैं। लाना, पी, हनी, जा, बै, बैजानी, हपी, नाला, बैजानी, हपी, नाला।
तो हम नीचे से ऊपर भी बता सकते हैं, ऊपर से नीचे भी बता सकते हैं। देखिए आप एक बार अगर एक क्रम याद रखेंगे तो बैजानी हैप्पी नाला बड़े आसानी से याद हो जाएगा। बैजानी हैप्पी नाला, हैप्पी नाला, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ये क्या है, नीचे से ऊपर, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे रंग। तो इसका क्रम क्या है, एक फिक्स है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बन रहा, ROYGBIV। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें और नीचे से ऊपर की ओर देखें तो VIBGYOR। तो इस प्रकार से हम इसको इंग्लिश में, तो मेरे ख्याल से हम हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में याद रखना, बैजानी हैप्पी नाला, लाना पी अनीजा भाई, ऐसा याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हुआ कि हमने श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दिया, ठीक है ना। हालांकि ये न्यूटन जी ने प्रयोग किया था, हम बात नहीं कर रहे हैं, न्यूटन जी ने ही बोला था कि चलिए ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि एक श्वेत प्रकाश को हमने यहाँ पर क्या प्रिज्म द्वारा अपवर्तित किया और अपवर्तन के पश्चात ये वर्ण में विक्षेपित हो गया। और अच्छा, ये इसके बारे में जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पर हम नोट कराएंगे, जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन और कैसे लिखना है और क्या लिखना है वो सारी बातें आपके पास में बीच में आएगी और यहाँ पर बोर्ड पर लिखा रहेगा, आपको वहाँ पर नोट करना है। यहाँ केवल समझने वाला काम हमें करना है, और नोट भी करना चाहते तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यूटन जी ने ये सोचा कि जब ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया, वर्ण का विक्षेपण हो गया, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर और एक प्रिज्म रखते, तो 7 ही 49, मतलब एक रंग पुनः 7 रंगों में विभक्त हो जाना चाहिए, दूसरा रंग पुनः 7 रंगों में, मतलब 49 रंगों में विभक्त हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। जब एक 7 में विभक्त हुआ तो 7 7 ही 49, तो इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि इसको और आगे प्रिज्म रख के देखा तो ये आगे जाके विभक्त नहीं हो पाया, और ये बड़ी आश्चर्यचकित उनके लिए घटना थी। तब उन्हें ये पता चला कि इसको श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है, इसके बाद में इसको विभक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने, क्या किया कि एक उल्टा प्रिज्म रखा यहाँ पर, ठीक है ना, जैसा ये रखा ना उसका जस्ट अपोजिट उल्टा प्रिज्म रखा, और उल्टा प्रिज्म रखा तो उन्होंने ये देखा कि जब इससे जब प्रकाश इस पर इस प्रकार से आपतित होता है और आपतन के पश्चात ये क्या होता है, जब अपवर्तित होता है, ठीक है, तो अपवर्तित होने के बाद में ये प्रकाश क्या होता है, पुनः इस प्रकार से एक बिंदु पर मिल जाता है और पुनः ये बाहर की ओर इस प्रकार से अपवर्तित हो जाता है और श्वेत प्रकाश के रूप में अपवर्तित हो जाता है। तो सेम यही घटना यहाँ पर क्या हो गया, एक बार वर्ण विक्षेपण हुआ, दूसरा उल्टा प्रिज्म रखा तो क्या हुआ, वो विक्षेपित था वो पूरा एकत्रित संग्रहित हो गया और पुनः श्वेत प्रकाश यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या क्या बातें पता चली, यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है, बैंगनी रंग होता है, मतलब वायलेट जिसको बोला जाएगा। तो ये घटना, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को अलग अलग वर्णों में विक्षेपित किया जा सकता है, उल्टा प्रिज्म रखने पर पुनः श्वेत रंग में ये वापस आ सकता है या श्वेत रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ इससे रिलेटेड बहुत सारी हमारे दैनिक जीवन की घटनाएं भी है, उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो लाल ये विभक्त क्यों होता है, जो ये जो श्वेत प्रकाश है ये वास्तव में 7 रंगों में विभक्त क्यों होता है। अब ये क्यों का जो कारण है, क्यों का कारण है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं हम। यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश किरण क्या हो गई, अलग अलग स्पेक्ट्रम में यहाँ पर अलग अलग रंगों में क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। तो विक्षेपित हुई तो ये अपने मार्ग में अलग अलग क्यों है, क्यों इस प्रकार से विक्षेपित हुई, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी, वो कम विक्षेपित होगी। अर्थात क्या होगा, लाल रंग का की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है इसलिए ये कम विक्षेपित होती है, बैंगनी की सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसकी कम होती है, इसलिए क्या हो जाती है, विक्षेपित अधिक हो जाती है। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सघन माध्यम है, ये क्या है, प्रिज्म है ना, कांच का प्रिज्म, तो ये क्या सघन माध्यम है।
सबसे अधिक जो चाल होती है लाल रंग के प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है, इसलिए ये कम विक्षेपित होगी। और जिसकी चाल कम होगी वो क्या होगी, विक्षेपित होगी। जैसा कि हमने अपवर्तन पढ़ा था ना, और अपवर्तन का मुख्य कारण क्या था, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक सघन माध्यम से जाएगी तो उसकी चाल क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे ज़्यादा सघन माध्यम से अपवर्तित होगी उसकी चाल क्या होगी, वो कम की ओर होगी। ठीक है, तो यही इसका मुख्य कारण है कि लाल रंग अधिक कम विक्षेपित होती है क्योंकि इसमें इसकी चाल में अधिक होती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसकी प्रकाश की चाल, प्रकाश की इसमें जो प्रिज्म में, कांच में इसकी चाल क्या होगी, कम होगी, इसलिए ज़्यादा विक्षेपण होगा। क्लियर, चाल मुख्य कारण है इसका, और चाल भी क्यों है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक इससे रिलेटेड बहुत सारे दैनिक जीवन के घटनाएं हैं, और वो घटनाएं क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई अगर पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ पर हमें सिग्नल को दिखाना है कि पहाड़ी क्षेत्र पे है, बहुत दूर है, और वहाँ पर कोई सिग्नल लगाना है कि जो दूर से दिखाई दे, तो आपने देखा होगा कि लाल कलर का वहाँ पर लाइट लगाया जाता है ताकि वो दूर से दिखाई देता है। और लाल ही कलर का क्यों लगाया जाता है, ताकि उसकी जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है, जो कि वो दूर से दिखाई देती है और वो विक्षेपित नहीं होती है। रेलवे में देखा होगा आपने, रेलवे ट्रैक पर आप देखेंगे कि लाल कलर के जो सिग्नल लगे होते हैं, खतरे वाले जो सिग्नल होते हैं वो लाल कलर के लगाए जाते हैं। आपने ट्रैफिक में देखा होगा, ट्रैफिक रोड पर ट्रैफिक में जो सिग्नल लगाए जाते हैं, स्क्वायर पर जो सिग्नल लगाए जाते हैं वो लाल कलर के होते हैं। और वो कलर ऐसा होता है कि अगर भरी दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, वहाँ पर भी वो लाइट हमें दिखाई देता है। तो कितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है उसकी लाल कलर की, जो कि स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये देखें कि इंद्रधनुष इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, वहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। अब देखते हैं हम इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष, धनुष, और ये बड़ा सुंदर दिखाई देता भाई इंद्रधनुष, है ना। हम जब छोटे थे और जब बारिश वगैरह होती थी ना, और बारिश जब थम जाती थी उसके बाद में हम इंद्रधनुष देखने के लिए निकलते थे, और बहुत एक सुंदर आसमान में इस प्रकार से रंगीन एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता था और देखने में बड़ा सुंदर लगता था। और देखने का भी वहाँ पर एक थोड़ी सी एक घटना किस प्रकार से रहती थी, मान लिया जाए कि सूर्य की पोजीशन इधर है, तो सूर्य की ओर हम अगर पीठ कर दे तो ये आगे की ओर दिखता था, अपोजिट, उल्टा। सूर्य जिधर भी रहेगा उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता था, और इस प्रकार से दिखता था कि सातों रंग ऐसा लगता था कि आसमान में इस प्रकार से लटके हुए है ना। तो देखने में बड़ा वो सुंदर लगता था। इसके साथ साथ में उसको देखने के बाद में कई सारे अलग अलग बातें भी करते थे, क्योंकि उसका नाम ही इंद्रधनुष है, इंद्र और धनुष, ठीक है ना। तो बचपन में हम बोलते थे कि इंद्र जो है उन्होंने क्या किया, तीर छोड़ा है, और तीर की जो रोशनी है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। और जब बड़े हुए 10th क्लास में पहुंचे तब हमें पता चला कि वास्तव में ये इंद्र वगैरह ने नहीं छोड़ा है, ये प्रकृति के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर अपवर्तन हो रहा, और अपवर्तन के कारण ये किस प्रकार से बनता है। तो मेरे ख्याल से हमारी एक इच्छा भी जागृत हो रही है कि वास्तव में ये बनता कैसे है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आकृति हमें दिखाई देती है। देखिए 7 रंग दिखाई देते हैं इसमें, और हालांकि वो स्पष्ट कौन सा रंग कहाँ पर ख़त्म हुआ और कहाँ से शुरू हुआ ऐसा नहीं समझ में आता, लेकिन इस प्रकार से हमें पूरा बढ़िया एक रंगीन आकृति इस प्रकार से लगती है कि ये क्या आसमान में लटकी हुई है। कितने हो गए भाई, 3 दूनी 6, और एक और खींच देता हूँ तो ये पूरा एग्जैक्टली 7 रंगों का इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अच्छा, इसका भी जो क्रम होता है, ये लाल रंग जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, ला, ना, पी, ह, नी, जा, बै, ठीक है। जो बैंगनी रंग रहेगा वो सबसे नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो वही बात हो गई ना प्रिज्म के जैसी। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कैसी घटना घटित हो रही है, हमें मालूम है कि जो सूर्य है, सूर्य से श्वेत प्रकाश क्या हो रहा, आपतित हो रहा, और वो आपतित हो रहा वो कहाँ पर हो रहा, जब वर्षा होती है, ठीक है। तो जब वर्षा जब थम जाती है तो आप देखना थोड़ा सा आसमान में इस प्रकार की बूंदें मंडराती रहती है,
और खास करके तब देखना जब इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से कुछ बूंदे, छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी बूंदे आसमान में इस प्रकार से मंडराते हुए दिखती है, ठीक है ना। तो जब क्या होता है कि मैं एक थोड़ी सी बड़ी बूंद बना देता हूँ, इस प्रकार से बड़ी बूंद बना देता हूँ, बिल्कुल एकदम नन्ही नन्ही सी रहती है, लेकिन हमें समझना है कि कौन सी घटना यहाँ पर घटित होती है। क्या होता है कि जब सूर्य का जो प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण इस बूंद में आपतित होता है, ये आपतित हुआ, आपतन के पश्चात क्या होता है, वो अपवर्तित होता है, इस प्रकार से अपवर्तित होता है। जैसे अपवर्तित होता है, यहाँ पर होता क्या है कि जो असंख्य जो बूंदे हैं, बहुत सारी जो आसमान में बूंदे हैं, वो कई सारी असंख्य बूंदे मिलकर एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। और किस प्रकार से करती है, एक बूंद के लिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो उसी के जैसा जो ग्रुप रहेगा, ग्रुप में किस प्रकार से इंद्रधनुष दिखता हमें यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो सबसे ऊपर इस प्रकार से क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ। वर्ण विक्षेपण कैसे हुआ है, सबसे ऊपर रेड और नीचे क्या रहेगा, वायलेट, या जिसको हम बैंगनी बोल सकते हैं। इसके बाद में क्लियर सी बात है, इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर परावर्तित हुई, और परावर्तन में भी ये रेड ऊपर ही है और वायलेट इस प्रकार से परावर्तित हुई। और परावर्तन के पश्चात ये क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, इसके निर्गत हो गई मतलब, और इस प्रकार से क्या हो गई, ये प्रकाश किरणें निर्गत हो गए। तो मैंने अभी यहाँ पर 2 बनाई, 2 नहीं, वो वास्तव में क्या है, इस प्रकार से आप 7 किरणों के बीच में यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हैं इसको। और इस प्रकार से यहाँ पर घटना हो गई, और ये इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई। तो रेड सबसे ऊपर रहेगा और वायलेट क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। तो एक बूंद के लिए जैसा हमने समझा ना, ऐसे असंख्य बूंदों के साथ में मिलकर वो क्या, एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगी, और उस व्यवहार के कारण यहाँ पर हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, तो ये सारी बातें हमें वहाँ पर लिखना है। हालांकि हम इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर पूरा क्वेश्चन मिलेगा, एग्जैक्टली क्या लिखना है हमें वहाँ पर मिलेगा, वहाँ आप नोट कर सकते हैं। लेकिन हमें कारण जो है, मेन कारण हमें यहाँ पर समझ में आ गया। तो वर्ण विक्षेपण, अभी ये भी पूछा जाता है जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है, तो क्या होती है, यहाँ पर क्या हो गए, अपवर्तन भी हुआ, अपवर्तन के बाद में वर्ण विक्षेपण भी हुआ, और वर्ण विक्षेपण के बाद में परावर्तन भी हुआ, ठीक है। प्रकाश किरण का क्या हुआ, यहाँ पर परावर्तन भी हुआ, उसके बाद में अपवर्तन भी हुआ, निर्गत भी हुई प्रकाश किरण, ठीक है ना। तो अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और परावर्तन, ये तीनों घटनाएं यहाँ पर होती है, ठीक है। और इसी घटना के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब देखते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड हमारे साथ में जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं, ठीक है ना। बहुत सारी घटनाएं भी है, उस पर भी हम अभी यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो क्या घटनाएं होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। पहले तो हम घटना के बारे में थोड़ा सा, एक घटना के बारे में डिस्कशन करें, फिर उसके बाद में ये जो अपवर्तन है बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। देखना, यहाँ पर मेरे पास में इस प्रकार से मैंने एक स्टूल ले लिया, और मेरे पास एक खाली कटोरी है, ठीक है, खाली है कटोरी, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा है। और ये प्याली इस प्रकार से लेना है कि ये अपारदर्शी हो। आप स्टील वगैरह की भी ले सकते हैं, घर में स्टील वगैरह की इस प्रकार से कटोरी है। और ये प्रयोग, ठीक है, या क्रियाकलाप बोल सकते हैं हम इसको, ये प्रयोग या क्रियाकलाप आपको घर में बना के जरूर देखना है। और इससे रिलेटेड हमें, अपवर्तन से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले। देखना, ये खाली कटोरी है या प्याली बोल सकते हैं हम, मैंने यहाँ पर रख दिया सिंपल। और यहाँ पर मेरे पास में एक क्वाइन है, और क्वाइन को मैंने क्या किया, इसके पेंदी में इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार की कटोरी लेंगे ताकि वो क्वाइन क्या हिले नहीं, इधर उधर ना हिले, इसका खास करके ध्यान रखना है। अब मुझे ये क्वाइन क्लियर दिखाई दे रहा, चमकदार दिखाई दे रहा, ठीक है, चमकीला है, 1 रुपये का क्वाइन है, चमकीला है, आपको सबको मालूम है। अब मैं अपनी पोजीशन को इस प्रकार से रख रहा हूँ कि मुझे अब एग्जैक्टली दिखना बंद हो गया। समझ में आई क्या बात बोल रहा हूँ मैं, अभी दिख रहा मुझे क्वाइन। अब मैं धीरे 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 अपनी पोजीशन एक निश्चित जगह पर ऐसी बना रहा हूँ कि मुझे दिखना बंद हो गया। दिखना क्यों बंद हुआ, क्योंकि ये प्याली तो अपारदर्शी है ना, तो इसकी दीवार के कारण अब मुझे, क्योंकि क्वाइन तो सबसे नीचे है, तो ये क्वाइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा अब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पोजीशन पर हूँ, मैं यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ, अभी भी क्वाइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें धीरे 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 मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पानी डाल रहा हूँ, चूंकि कॉइन तो भारी है, ठीक है, पानी डाल रहा हूँ मुझे, और इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, और इस प्रकार से पानी लगभग आधी प्याली या इससे भी ज़्यादा मैं इसको भर देता हूँ, ठीक है, पूरी फुल ना हो ताकि पानी ना गिरे। और अब मैं कॉइन देख रहा हूँ तो स्पष्ट मुझे पूरा का पूरा कॉइन दिखने लगा है। क्या हुआ, ये तो जादू जैसा हो गया ना एक। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन जहाँ समझा था वहाँ पर भी हमने ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझा था। अब मैं अपनी पोजीशन पर ही हूँ, लेकिन मुझे कॉइन यहाँ पर दिखने लग गया, क्लियर दिखाई दे रहा। तो क्या हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, तो ये अपवर्तन के कारण दिखा। तो ये अपवर्तन की घटना यहाँ पर समझ में आ रही। कैसी घटना है, यहाँ पर इस प्याली से लेके यहाँ तक क्या है, विरल माध्यम है। प्याली में क्या भरा है मैंने, अभी पानी भरा है। पानी के अंदर क्या हो गया, पानी क्या हो गया, सघन हो गया। जब जैसे ही यह प्रकाश किरण इस कॉइन से यहाँ पर आ रही है, इसकी सतह पर आ रही है, यहाँ से प्रकाश किरण क्या हो गई, मुड़ गई है, और मुड़ गई और वो मेरी आंखों तक पहुँच गई है, और मुझे कॉइन दिखाई देने लगा। मतलब क्या हो गया, जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आई, अपने अपने अभिलंब से क्या हो गई, परे हो गई, और परे हो गई और वो मेरे आंखों तक पहुंच गई। जबकि पहले पूरा यहाँ पर भी विरल था और कटोरी के अंदर भी क्या था, विरल था, और वो सीधी प्रकाश किरण के द्वारा मुझे वह कॉइन दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी द्वारा हमें क्या समझ में आया, तो ये यहाँ पर हम बोर्ड में देखते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में तो एक पहली बात तो क्या प्याली थी इस प्रकार से, और इस प्याली में मैंने क्या रखा था, यहाँ पर एक कॉइन रखा था, और कॉइन से जो प्रकाश किरणें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपतित हो रही थी, और इस प्रकार से यहाँ से आपतित हो रही थी। और हम कहाँ से देखना चाह रहे थे उसको, ये यहाँ से इस कॉइन को देखना चाह रहे थे। दिखेगी क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये यहाँ से क्या हो गया, ये प्रकाश किरणें ये आगे की ओर चली जाएगी और वो हमें हमारे आँख तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन इसके साथ में घटना क्या हुई कि जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला, इस प्रकार से पानी डाला, तो पानी डालने के बाद में क्या हो गया था, ये सघन माध्यम हो गया। और जैसे ही पानी डाला तो ये क्या हो गई, यहाँ से प्रकाश किरणें मुड़ गई, और प्रकाश किरणें मुड़ने के बाद में यही वाली चीज़ हमें, ये कॉइन हमें स्पष्ट दिखने लगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस प्रकार से हमें एक कॉइन दिखने लगा, ठीक है। अच्छा, दिखा कैसे, पूरा कॉइन कैसे दिखा, तो इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो हमें ये आभास हुआ कि ये कॉइन कहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है। वास्तव में कॉइन यहाँ पर है, लेकिन हमें यहाँ होने का आभास होता है, ठीक है। और भी घटनाएं देखना। मान लिया जाए कि आप ठंडी के टाइम में अलाव जलाते होगे ना, ज़्यादा ठंडी, कड़ाके की जब ठंडी पड़ती है उस टाइम में अलाव जलाते हो, मतलब लकड़ियाँ जलाते हैं। तो इस प्रकार की हमारे पास में मान लिया जाए कि एक भट्टी है और उसमें हम लकड़ियों को डाल के फिर जलाते हैं और आग सेकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी आग निकलती है इस प्रकार से, आग तो यहाँ तक निकल रही है, इसके बाद में धुआं और इसकी जो गर्मी होती है, इस प्रकार से हमें इसकी लपटें दिखाई देती है, दिखती ना, इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से हमें लपटें दिखाई देती है। अगर मान लिया जाए कि बहुत ज़्यादा आग जल रही है, बहुत तेज़ आग जल रही है, और आपका एक दोस्त, अलाव में तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, अगर मान लिया जाए कहीं पर बहुत बड़ा एक लकड़ी का ढेर है और वो जल रहा है, आपने ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखी होगी। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कोई आपका दोस्त है या कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, या एक कोई बल्ब जल रहा है, ये बोल सकते हैं अपन, और आप इस आग के इस साइड में यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, और आप क्या है आग के दूसरे साइड में खड़े हो, तो क्या दिखेगा आपको, ये जो बल्ब है ये टिमटिमाते हुए नजर आएगा। थोड़ा सा कभी ज़्यादा लाइट दिखेगा, कभी कम लाइट दिखेगा, कभी ज़्यादा लाइट दिखेगा, कभी कम लाइट दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण देखिए क्या हो रहा। यहाँ पर क्या है, विरल माध्यम है, यहाँ पर भी क्या है, विरल माध्यम है, और क्लियर सी बात है कि यहाँ पर भी क्या है, विरल माध्यम ही था, ठीक है। अच्छा, हमें इतना तो मालूम है कि जब गर्म हवा हो जाती है तो गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर रहती है, क्योंकि हल्की हो जाती है, और ठंडी हवा कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। तो यहाँ की घटनाएं थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे, इस तापमान के कारण यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो ये हवा कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, और इसका स्थान भरने के लिए ठंडी हवा यहाँ आएगी। अच्छा, क्या होता है, ठंडी हवा गर्म हवा की अपेक्षा ज़्यादा सघन होती है,
इसका मतलब ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, ये भी सघन माध्यम हो गया और यहाँ गर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा ये विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब ये विरल माध्यम होगा तो जब प्रकाश यहां से यहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा, ये अपवर्तित होगा। अपवर्तित होगा मतलब ये विरल, ये सघन, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, पुनः विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के नजदीक आ जाएगा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर घटना हो रही, तो क्या दिक्कत है, फिर भी झिलमिलाहट क्यों दिखाई दे रही है उसमें। ये एक्चुअल क्या है, ये जो विरल माध्यम है वो एग्जैक्टली एक जैसा विरल माध्यम नहीं है। जैसे कांच का स्लेब है, कांच का स्लेब तो एक जैसा है, ठोस है वो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा कि कभी ठंडी हवा यहाँ पर जा रही, गर्म हवा ऊपर जा रही, तो इसका जो मिश्रण होगा यहाँ पर वो कभी कम ज़्यादा इस प्रकार से होते रहेगा। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं कभी विचलित हो रही, कभी इस प्रकार से हिलती हुई नजर आएगी, और नजर आएगी तो ये क्या होगा, एक झिलमिलाहट टाइप का या टिमटिमाती हुई हमें ये बल्ब नजर आएगा। ठीक है, तो एक घटना इसके द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। देखना बहुत सारी घटना है। ठीक है, और इन घटनाओं के हमारे पास में इससे पहले अपवर्तन समझने से पहले उसके कारण हमें नहीं मालूम थे। इसके अलावा देखिए, आप जब आसमान में देखते हो रात्रि के टाइम में, ठीक है, तो रात्रि के टाइम में जब आसमान में देखते हो तो आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे क्या है, यहाँ पर तारे हैं, और तारे क्या होते हैं कि हमें टिमटिमाते, हम यहाँ से देख रहे हैं इसको तो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल कैसा है, हम पृथ्वी की सतह पर है, ये क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल की अलग अलग सतहें है। ठीक है। अच्छा, इसका तापमान भी क्या है, सारी सतहों का तापमान क्या है, चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है, वायु को गर्म करती है, और वायु को गर्म करती है तो यहाँ ज़्यादा गर्म हो रही, यहाँ ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी सतह से भी, पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो यहाँ से फिर और गर्म हो जाती है, फिर ऊपर की ओर, तो इधर उधर होते रहती है। जब इधर उधर होती रहती है तो वास्तव में क्या होती है कि जो तारे हैं, तारे क्या है, ये कंटिन्यूअस, इससे जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है ये क्या होती है, लगातार अपवर्तित होती है। और इस भौतिक घटनाओं के कारण इसका क्या है, जो माध्यम है विरल से सघन, सघन से विरल, और इस प्रकार से बदलते रहता है। और जब बदलते रहता है तो इसकी जो प्रकाश किरणें क्या होती है, कभी आपतित हो रही है यहाँ पर, कभी थोड़ी सी विचलित हो गई तो वहाँ से हट गई, फिर कभी दिखने लगी फिर हट गई। तो इस कारण से क्या, तारे हमें झिलमिलाहट टाइप के दिखाई देते हैं या टिमटिमाहट टाइप के दिखाई देते हैं। और ये इसकी जो वास्तविक स्थिति है, ये तारे यहाँ पर है, लेकिन हमें इसकी आभासी स्थिति क्या है, ये तारे जो है वो इधर की ओर इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। तो एक अपवर्तन का इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ये वाला, मैंने एक्सपेरिमेंट क्यों लिया, क्योंकि इसका एक बहुत मज़ेदार एक एग्जाम्पल मिलने वाला है। ठीक ना, ठीक है, और एग्जाम्पल क्या मिलने वाला है अपवर्तन से रिलेटेड, उसको देखिए आप। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो मान लिया जाए कि हमारी ये क्या है, पृथ्वी सतह है। ये क्या है, पृथ्वी सतह है। क्लियर, इस पृथ्वी सतह पर हम क्या है, यहाँ पर खड़े हैं, या जैसा भी हम यहाँ से हम इसको देखना चाह रहे हैं। किसको, सूर्य को। देखना, हम कहाँ से देखना चाह रहे हैं, इस प्रकार से। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई पहाड़ी भी है, इस प्रकार से पहाड़ी भी है, ऐसा समझ सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि पहाड़ी की नीचे वाली चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जब क्या होता है कि प्रकाश, सूर्य जो होता है वो क्या हो जाता है, ढल जाता है, तो हमें दिखना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। सूर्य क्या हो गया, ढल गया, नीचे की ओर चला गया, तो हमें दिखना नहीं चाहिए। लेकिन ढलने के बाद में भी 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। अगर आपने अपने घर में, या जिसको नहीं मालूम है, अपने दोस्तों को भी, जिनको नहीं मालूम, मतलब आप अपनी छोटी क्लास वाले बच्चों से बोल सकते हो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर बताओ सूर्य ढल गया है या नहीं ढला है, तो क्या बोलेगा, अभी तो दिख रहा भाई, कहाँ से ढल गया। तो अभी तो हमें यह सूर्य क्या हो रहा, दिखाई दे रहा है, अभी ढला नहीं है। ठीक है, ऐसा सामने वाले का रिप्लाई होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति ये क्या है, काल्पनिक स्थिति है, आभासी स्थिति है। यहाँ पर क्या है, इसका
होने का आभास हो रहा है, लेकिन है नहीं, वास्तव में वो ढल गया है, तो फिर दिखाई क्यों देता है? यहाँ पर क्या होता है, इस स्थिति में यहाँ इसके बीच में हमारी आँख से तो सूर्य बहुत दूर है ना, और यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल की बहुत सारी मोटी मोटी सी परतें हैं, ठीक है ना। तो इन परतों से होकर क्या हो रहा, ये सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं, हमें इस किरणों का इस प्रकार से अपवर्तन हो रहा, और अपवर्तन होने के बाद में अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाए तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर आभास हो रहा। तो इस अपवर्तन के कारण प्रकाश किरणें हमेशा लगातार झुकते हुए जा रही है और हमारी दृष्टि तक पहुँच रही है और हमें वो सूर्य दिखाई दे रहा। सेम यही घटना है यहाँ पर। जैसे एक कॉइन है, मेरे पास में जो कॉइन था, वो कॉइन तो आप, ये कॉइन था तो कॉइन को सूर्य मान लीजिए आप, ठीक है ना। और अच्छा, इसके अंदर जो पानी भरा था ये वायुमंडल मान लीजिए, और जो मैं देख रहा था ये दृष्टि हो गई। तो पहले कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, फिर कॉइन दिखाई देने लगा। तो आप शर्त भी लगा सकते हो, देखो अभी सूर्य कहाँ है, नीचे की ओर है, और जबकि हमको दिखाई दे रहा है। अगर आपका दोस्त बोले कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, सूर्य तो अभी ढला ही नहीं है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल उनको बता सकते हो कि देखो अभी कॉइन दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं पानी डाला कॉइन दिखने लगा। तो आपका दोस्त भी बोलेगा अरे वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बताई आपने। तो इस प्रकार की घटना, अपवर्तन से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हम प्रकृति में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। सूर्य ऐसा उदय होते समय भी होता है। तो मान के चलिए कि जैसे अगर ये पृथ्वी है, सूर्य इधर से उदय हो रहा और यहाँ पर ढल रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा कि जब सूर्य ढल जाता है फिर 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है, और जब सूर्य उदय होता ही नहीं है उसके 2 मिनट पहले से हमें दिखाई देना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो दिन का समय है वो 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 4 मिनट का दिन इसके कारण बढ़ जाता है, केवल आभासी के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसकी बहुत सारी घटनाएं, जिसमें से कुछ घटनाएं ये थी। अब हम नेक्स्ट प्रकाश की प्रकृति समझते हैं और उससे रिलेटेड घटनाएं समझते हैं। अब देखते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है ना। ये जो हमने प्रकाश से रिलेटेड जो हमने घटनाएं देखी है, और प्रकाश से रिलेटेड घटनाएं क्या देखी है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और इससे रिलेटेड हम वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्ण विक्षेपण भी हमने देखा था, प्रिज्म में किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण होता है। इसके अलावा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस घटना को समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते